ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिवाइन एम्परर ऑफ डेथ, अध्याय 161, पहली परत। जब डेविस दूसरी तरफ पहुंचा तो अचानक बेचैनी की लहर ने उसे मारा, जिससे उसका छिपाव झिलमिला उठा, जिससे वह आसपास के किसी भी पर्यवेक्षक की समझ में आने लगा और फिर अस्तित्व से बाहर हो गया। कौन है? उसके कानों में एक चीख गूंजी। डेविस ने जल्दी से अपनी डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट का फिर से इस्तेमाल किया और थोड़ी घबराहट के कारण अपनी सांस भी रोक ली। उसके दिमाग में जल्दी से विचार आया कि क्या उसे बिना एक सेकंड बर्बाद किए इस आदमी को मार देना चाहिए। प्रवेश द्वार से एक आकृति उभरी जो उसकी आंखों को दिखाई दे रही थी। डेविस ने उस आदमी को देखा जो गुफा के प्रवेश द्वार से निकला था। वह आदमी मध्यम आयु का लग रहा था और पीले प्रतीकों और पैटर्न से रंगे सफ़ेद लंबे लबादे में साफ सुथरा था। डेविस ने चारों ओर देखा कि वह एक छोटी सी गुफा के द्वार में था। उसने अपनी नज़र पीछे की ओर घुमाई और एक प्राचीन मेहराब के बीच में विकृत स्थान देखा जो एक प्रवेश द्वार जैसा दिखता था। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह जगह क्या है, लेकिन एक और बात पर उलझन में पड़ गया। रुको, यहाँ सिर्फ एक आदमी क्यों है? माँ के अनुसार क्या यहाँ बहुत सारे लोग पहरे पर नहीं होने चाहिए? उस आदमी ने अपना सिर हिलाने से पहले उस जगह का थोड़ा सा सर्वेक्षण किया। मुझे पता होना चाहिए था, ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। उनके सारे जीवन की गोलियां लगभग एक ही समय में टूट गईं। वे उस तरफ किस तरह के राक्षस से मिले? या वे सचमुच किसी राक्षस से मिले? या शायद कोई दुर्घटना हुई? अधेड़ उम्र के आदमी ने दयनीय स्वर में बड़बड़ाया। अरे, क्या कोई वापस आया? बाहर से एक आवाज़ गूंजी, जिससे अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर से आह भरी। नहीं, मुझे लगा कि मुझे यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ है, लेकिन ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। अधेड़ उम्र का आदमी गुफा से बाहर निकल गया। डेविस ने आखिरकार अपनी सांस छोड़ी। घबराहट से बाहर आकर उसने पहली चीज जो नोटिस की वह ये थी कि इस जगह में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उच्च गुणवत्ता की थी, जिससे उसकी कोशिकाएं जब उन्हें अपने छिद्रों में अवशोषित करती थीं तो उन्हें आनंद का अनुभव होता था। लेकिन उसने जल्दी से ऐसा करना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। उसका चेहरा थोड़ा मुस्कुराहट में बदल गया क्योंकि उसने सोचा कि उसे इस जगह से भागने के लिए अपनी उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है। अरे, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जब वह खुश था तो अचानक उसे याद आया कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने क्या कहा था। क्या उसने जीवन की गोलियां कहा था? वाह, यह ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है। वे इसे कैसे बनाते हैं? वह अचानक उत्सुक हो गया, लेकिन तुरंत अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने बिंदुओं को जोड़ा और महसूस किया कि वह भाग्यशाली नहीं था। तो वे पहरेदार चले गए क्योंकि उन्होंने तय किया कि अब उनके यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने जो नरसंहार किया वह कम से कम इसके लिए तो उपयोगी था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा, माँ ने मुझे बताया कि इस जगह पर 5वीं अवस्था के विशेषज्ञ पहरेदार के रूप में हैं और ऊपर एक और गुफा है जहाँ पर 6ठी अवस्था के विशेषज्ञ पर्यवेक्षक के रूप में हैं। अगर मैं विकृत स्थान के बंद होने से पहले भाग नहीं पाया तो ये जगह जल्द ही ऐसी संरचनाओं से बंद हो जाएगी जिन्हें मैं संभवतः नहीं खोल पाऊंगा, जिससे मुझे यहाँ अगले 15 वर्षों तक रहना पड़ेगा। उसने अपने दांत भींचे और मुझे एक निर्णय दिया, अगर मैं यहाँ के लोगों की मदद से भाग जाऊं जो इस जगह की रखवाली करते हैं तो मैं छिपकर भाग सकता हूँ। उसकी आंखों में निर्दयता की चमक थी। धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए उसने बाहर झांका और देखा कि पहाड़ उसकी दृष्टि के छोर तक पहुंच गए हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने सोचा, ये कटे हुए पर्वत का विस्तार है। जैसे ही उसकी माँ ने जो जानकारी बताई वह उसके दिमाग में उभरी, उसने पलकें झपकाईं। ये स्थान लोरेट साम्राज्य राजधानी और एश्टन साम्राज्य राजधानी के बीच की दूरी जितना लंबा था। अपनी कल्पना से बाहर आकर उसने पहाड़ी की सतह पर रखी मेज पर नजर डाली और देखा कि लगभग 10 आदमी बेचैनी से बैठे हुए एक जेड पत्थर से छेड़छाड़ कर रहे थे। क्या वे लंबी दूरी का प्रसारण भेज रहे हैं? डेविस ने अनुमान लगाया, लेकिन उसे लगा कि यह उसका कोई काम नहीं है और इसलिए उसने तुरंत अपने डेथ गॉड आइज का इस्तेमाल करके उनके नाम देखे। हालांकि डेविस बता सकता था कि वे 5वें चरण के थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा की साधना में कमी थी जिससे वे उसकी जांच को नोटिस करने में असमर्थ थे। डेविस मुस्कुराया, इस बात पर खुश था कि उन लोगों में आत्मा की साधना कम थी और किसी तरह चमत्कारिक रूप से उसे नोटिस नहीं किया। अन्यथा उसे यहाँ सभी को मारना पड़ता और इन तथाकथित बाहरी लोगों को अपना अस्तित्व बताना पड़ता। उसने उनके नाम लिखे और अपनी दुष्ट योजना पर भयानक रूप से मुस्कुराया। हालांकि यह निश्चित रूप से अच्छा था जब इसे क्षेत्र के दूसरी तरफ तीसरी परत से देखा जाए। अल्पविराम। सफ़ेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिसे अल्स्ट्रेम परिवार, फॉलिंग स्नो सेक्ट और टावरिंग क्लाउड हॉल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसके बगल में एक और आदमी ने भयभीत स्वर में पूछा, क्या किसी भी तरह से हम उनकी मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे?
अचानक कुछ सेकंड के लिए क्षेत्र शांत हो गया, इससे पहले कि वे एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। अचानक वे सभी अकड़ गए और उनकी आंखें धुंधली हो गईं। अल्पविराम अल्पविराम, डेविस की स्थिति से कुछ किलोमीटर ऊपर। मार डालो, उन सभी कमीनों को मार डालो, तीखी आंखों वाला एक आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसके सामने बहुत से लोग थे जिनकी आंखें डरी हुई थीं, उनका शरीर उस तेज आंखों वाले आदमी के दबाव से कांप रहा था। आउट ऑफ हॉल एल्डर, हमने पहले ही 185वें चरण के विशेषज्ञों को उनकी मृत्यु के लिए भेज दिया है, और अगर और हुआ तो हमारे गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और आदमी ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके जवाब दिया। आउट ऑफ हॉल एल्डर ने उसे ठंडी आंखों से देखा। उसका चरम छठे चरण का दबाव उस पर उतर रहा था, जिससे वह घुटने टेक रहा था। अभी भी 20 और 5वें चरण के साधक हैं जिन्हें हम भेज सकते हैं। अगर हम कम से कम दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो अपने जीवन को जबत समझो। तुम और तुम स्थानिक सुरंग से गुजरो और जितने लोगों को मार सकते हो मार डालो। आउट ऑफ हॉल एल्डर ने कुछ आकृतियों की ओर इशारा किया जो हल्के से कांप रही थीं, जिससे उन्हें पसीना आ रहा था। हालांकि उन्हें जाने के लिए कहा गया था, फिर भी उन्हें कुछ अस्पष्ट उम्मीद थी कि अगर वे देरी करेंगे तो आउट ऑफ हॉल एल्डर उन्हें जाने देंगे। क्या बात है, तुम लोग जाना नहीं चाहते हो? आउट ऑफ हॉल एल्डर ने ठंडे स्वर में पूछा। आउट ऑफ हॉल एल्डर, हम मौत से नहीं डरते। हम जिस चीज़ से डरते हैं वह है व्यर्थ में मर जाना। हमारे साधक जो अंदर गए हैं वे निस्संदेह मर जाएंगे, चाहे हम कैसे भी हमला करें। दूसरा पक्ष प्राचीन काल से अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा है और कभी हम पर हमला करने नहीं आया। ये स्पष्ट है कि उनके पास रक्षा में पूर्ण लाभ है। आउट ऑफ हॉल एल्डर का चेहरा बदसूरत हो गया। आप सभी बहुत बढ़िया, अब गठबंधन के प्रति गद्दारी करने के लिए मौत का सामना करो। ये साधक इस क्षेत्र में 3 शक्तियों के गठबंधन में शामिल होकर लाभ प्राप्त करने की चाहत रखने वाले लोगों से अधिक कुछ नहीं थे। टावरिंग हॉल के आउट ऑफ हॉल एल्डर के रूप में वह उनके लिए पूरी तरह से तिरस्कार रखता था। उसने अपने हाथ हिलाए, अवज्ञा के लिए उन्हें खत्म करने का इरादा किया, जब अचानक नीचे से 10 आकृतियां उड़ी, जिससे वह चौंक गया। तुम नीचे की जगह की रखवाली क्यों नहीं कर रहे हो? आउट ऑफ हॉल एल्डर ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए चिल्लाया। ये 10 साधक वे लोग थे जिन्होंने वफादार और मेहनती होकर गठबंधन में योगदान दिया था। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे लोग थे जिन्हें गठबंधन द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए उन्हें उस जगह की रखवाली करने का अवसर मिला जहां गठबंधन के कनिष्ठ जाते थे। हमारे गठबंधन के सभी युवा अभिजात वर्ग मर चुके हैं। अगर हम बदला नहीं ले सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उन कमीनों को मार डालो, एलायंस के लिए उन्हें मार डालो। 10 साधक उदासीन स्वर में चिल्लाए, जैसे कि वे किसी के नियंत्रण में हों, लेकिन उस जगह पर ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को बलिदान करने की योजना बना रहे हों। आउट ऑफ हॉल एल्डर की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं और उन्होंने उन 10 आकृतियों को पूरी गति से विकृत स्थान की ओर भागते देखा। उन्होंने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उनके बलिदान पर संतुष्टि महसूस की। आप सभी ने देखा, यही वफादारी है। इन कायरों को मारने का फैसला करते हुए आगे बढ़ते हुए उनका स्वर अविश्वसनीय रूप से रक्तपिपासु हो गया। अध्याय 162, शिकार खत्म हो गया। दूसरी परत में एक आकृति घाटी से उभरी और उसने एक विनाशकारी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उस जगह पर घनी दरारें पड़ गईं जिस पर हमला हुआ था। गठन को मजबूत करो, सम्राट एश्टन चिल्लाया। उसकी आवाज़ पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी जो रक्षात्मक संरचनाओं के माध्यम से उनके नियंत्रण में थी। व्यक्तिगत रूप से वे इन बाहरी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए संरचनाओं के माध्यम से वे इन 5वें चरण के साधकों को रोकने में सक्षम थे। सम्राट एश्टन और 5वें चरण के अन्य विशेषज्ञ एक हत्या करने वाली संरचना के केंद्र में थे, जो घाटी से आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर रहे थे। घाटी के अंदर गहराई में वह स्थानिक सुरंग थी, जो उस स्थान से जुड़ती थी जहां पहली परत में बाहरी हॉल एल्डर मौजूद था। ये चूहे, वे हर बार चुपके से हमला कर रहे हैं, हमारे रक्षा गठन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट रूथ के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था। हमने कितनों को मारा है? सम्राट क्लेमोर ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा। 157 5वें चरण के विशेषज्ञ, सम्राट रॉस ने गंभीर स्वर में कहा। चारों सम्राटों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। चाहे वे इसे कितनी भी बार देखें, यह उन्हें हीनता की भावना और कुएं में मेढक होने का एहसास दिलाएगा। उनके ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में केवल कुछ 5वें चरण के विशेषज्ञ थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें तोप के चारे की तरह मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये तुलना और उनका दृष्टिकोण उनके लिए समझना थोड़ा कठिन था। हर बार जब बाहरी लोगों का आक्रमण समाप्त होता था तो यह उनके दिलों में लालच पैदा करता था, जिससे वे अपने लाभ और विकास के लिए अन्य साम्राज्यों को लूटने के लिए प्रोत्साहित होते थे। हम गठन पर कब्जा करो। सम्राट एश्टन ने देखा कि एक पतला लेकिन अकेला सिलहूट गुप्त प्रवेश द्वार से डिगमगाता हुआ बाहर निकलता है। उसने गठन का नियंत्रण दूसरे विशेषज्ञ को दे दिया और जल्दी से अपनी बेटी के पास गया जो गुप्त प्रवेश द्वार से बाहर आ रही थी। शर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई?
अभी तो आधा दिन ही बीता है। शर्ली ने ऊपर देखा, उसका गोरा चेहरा काफी उदास था। वह अपने पिता की आकृति को देख रही थी और उसके दिल में कुछ उदासी थी। उसने जल्दी से अपना भाव बदला और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई, शिकार खत्म हो गया है। सम्राट एस्टन उसके पास उतरे और अपना सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, शिकार खत्म हो गया है। शिकार खत्म हो गया है। सम्राट एस्टन ने उसका मतलब समझ लिया और ऊंची आवाज में पूछते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अन्य सम्राटों ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में भ्रम साफ झलक रहा था। अचानक विकृत स्थान से कुछ और छायाएं उभरीं, जबकि वे पहली बार प्रवेश करते समय उसी असुविधा का अनुभव कर रहे थे। यह अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने कितनी लूट हासिल की है। हाँ, सौभाग्य से हमारे पास खुद की रक्षा करने के लिए हमारा परिवार है। समय बीतने के साथ साथ उनके पीछे पीछे और भी युवा अभिजात वर्ग बाहर निकल आए, जिससे उस जगह की रखवाली कर रहे विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गए। तुम सब काय हो? तुम सब अपने जीवन को इतना महत्व देते हो। मैंने नहीं सोचा था कि जूनियर पीढ़ी इस हद तक गिर जाएगी। ऊपर से कई निराश टिप्पणियां गूंज रही थीं, जिससे अधिकांश युवाओं के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। चुप रहो, सम्राट एस्टन ने चिल्लाते हुए कहा, जिससे विशेषज्ञों ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर उसने उसकी ओर देखा। शर्ली, जल्दी से पिताजी को बताओ कि क्या हुआ था। शर्ली ने अपना मुंह खोला, जिससे अन्य विशेषज्ञों ने ध्यान दिया। बाहरी लोगों के प्रतिभाशाली लोग मर चुके हैं, उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा है। उसकी बात सुनकर भीड़ चुप हो गई। इलाके में चारों ओर से उपहासपूर्ण आवाजें गूंजने लगीं। हा, सम्राट एस्टन, ऐसा नहीं है कि मैं आपका या किसी और का मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये युवा खुद को बचाने के लिए इस तरह के झूठ बोलेंगे। एक विशेषज्ञ ने अविश्वास भरे लहजे में कहा। खुद बोलो, शर्ली ने उदासीनता से जवाब दिया, उस विशेषज्ञ को सम्मान देने की जहमत नहीं उठाई। उस विशेषज्ञ ने गुस्से से भरे चेहरे से उसकी ओर इशारा किया। जैसे ही उसने फिर से उसका मजाक उड़ाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, क्योंकि वह जम गया और अपने सामने रखे दृश्य को देखता रहा। सभी कुलीन युवकों ने अपने अंतरिक्ष के छल्लों से लाशें निकाली और अपने हाथ आगे बढ़ाए। उनके हाथों में कुछ अंतरिक्ष के छल्ले थे जो ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में मौजूद लोगों से अलग दिख रहे थे। कुछ के पास बहुत सारे थे और अधिकांश के पास बहुत कम थे, जबकि शेष खाली हाथ थे। उस क्षेत्र में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, जिससे उन युवाओं को अनजाने में एक निश्चित व्यक्ति की एक ही पीढ़ी में होने पर गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन ज्यादातर को लूट को वापस पाने के लिए खुद पर गर्व था। ये वास्तव में क्या हुआ? सम्राट एस्टन ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ पूछा। वह थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था, क्योंकि इस जगह पर अभी केवल एक ही आकृति गायब थी। अन्य सम्राटों ने भी अपने गठन को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अन्य विशेषज्ञों को सौंप दिया और जमीन पर उतर गए। वे अपनी आंखों के सामने उन असंख्य अंतरिक्ष छल्लों को देखते हुए संभवतः नहीं रुक सकते थे, एक ऐसी राशि जो संभवतः एक साम्राज्य की संपत्ति से भी अधिक हो सकती है। शाही पिता, यह इस तरह है। क्रिस्टो एस्टन आगे बढ़े और उन्होंने अपनी छोटी बहन की ओर थोड़ा सा देखा जो हिचकिचा रही थी, और समझाया। उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि उनकी छोटी बहन पिछली घटनाओं से काफी दुखी थी, और इस पर वह केवल अपना सिर हिला सकते थे। ये सुनकर कि उन्हें केवल लाशें कैसे मिलीं, उनके चेहरे पर शुद्ध अविश्वास का भाव आ गया। यह अप्रत्याशित है कि राजकुमार डेविस की आत्मा निर्माण साधना में इतनी जबरदस्त दक्षता थी। सम्राट रूथ ने सिर हिलाते हुए आह भरी, जबकि उनका स्वर प्रशंसा से भरा था। आपका क्या मतलब है कि यह अप्रत्याशित है? अगर मेरे पास उस वरिष्ठ जैसा गुरु होता तो मैं भी साधना में कुशल होता। सम्राट रॉस ने असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया, डेविस की ताकत से काफी ईर्ष्या करते हुए। तो फिर आपके पास एक क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास प्रतिभा नहीं है, सम्राट रूथ ने बेरहमी से जवाब दिया, जिससे सम्राट रॉस का चेहरा थोड़ा सा गुस्से से बदल गया। तो वह कहाँ है? सम्राट एस्टन ने उत्साह से पूछा। शायद दूसरी तरफ छोड़ दिया गया है, उसके मालिक शायद वहां इंतजार कर रहे होंगे। क्रिस्टो ने अपना सिर हिलाया और अपना अनुमान बताया। सम्राट एस्टन का चेहरा सख्त हो गया और फिर उन्होंने हल्की आह भरी, अफसोस, सच में अफसोस। उन्होंने ये टिप्पणी शर्ली की ओर देखते हुए की, जिससे शर्ली कांप उठी। अध्याय 163, सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सम्राट रूथ के चेहरे पर खेद के भाव थे। अगर उन्हें पहले पता होता कि डेविस दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, तो वे उससे अपने गुरु की मदद से अपनी बेटी की देखभाल करने का अनुरोध करते। सम्राट रॉस और सम्राट क्लेमोर ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों ने उस मामले को हमेशा के लिए भूल जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनके समृद्ध होने के लिए क्या बेहतर था, और उन्होंने उसी के अनुसार अपना निर्णय चुना। उन्हें लगा कि उनका निर्णय 100% बुद्धिमानी भरा था। वे सभी डेविस के व्यक्तित्व को जानते थे, और उन्होंने देखा कि जब उसकी मंगेतर लगभग मर गई थी तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। क्या होगा अगर उन्होंने उसके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की? क्या उसके वापस आने पर उनका सफाया नहीं हो जाएगा?
इसके अलावा उसके पास एक गुरु था जो अपनी उंगली के एक झटके से उनका सफाया कर सकता था। क्या वह गुरु अपने शिष्य के परिवार की रक्षा के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा? ये बहुत संभव था। ये उनके विचार थे और उनके पिछले निर्णय में बदलाव का कारण था। सम्राट एस्टन ने आगे बढ़कर कांपती हुई आकृति के कंधे पर हाथ रखा। राजा पिता, तुम्हें दोष नहीं देते, हर कोई गलती करता है। पिता, शर्ली ने अपने आंसू रोकते हुए अपने होंठ काटे। वह रोना नहीं चाहती थी, खासकर इस भीड़ के सामने। ये ठीक है, वह हमारे स्तर से बाहर है और शायद उसकी प्रतिभा को देखते हुए हजारों महिलाएं होंगी। तुम ऐसा नहीं चाहोगी, है ना? इसे दिल पर मत लो, बस इसे अपने जीवन का एक मूल्यवान सबक बनने दो। सम्राट एस्टन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब जब सब कुछ हो गया है तो वह उसे दोष नहीं दे सकता। अगर वह ऐसा करता तो वह जानता था कि इसका उसके विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अचानक घाटी में विकृत स्थान टिमटिमाया और एक आकृति भयभीत चेहरे के साथ भाग गई और एक चिल्लाहट गूंज उठी, पागलपन! यह पागलपन है, हा हा हा। जब उसने अपने पीछे विकृत स्थान टिमटिमाते हुए और सामने रखी गई संरचनाओं की भीड़ को देखा तो वह आदमी पागल हो गया। एक और आकृति उभरी और उन्माद में चिल्लाई, महासागर महाद्वीप की जय! धमाका! वह आकृति उस व्यक्ति के पास पहुंचते ही खुद को नष्ट कर लेती है जो पागल हो गया था, जिससे उस स्थान के चारों ओर एक विस्फोट होता है, जिससे रक्षा संरचना में थोड़ी दरार पड़ जाती है। उस स्थान की रक्षा करने वाले विशेषज्ञ इस तमाशे को पूरी तरह से हैरान और अविश्वास में देखते हैं। इससे पहले कि वे अपनी हत्या करने वाली संरचनाएं शुरू कर पाते, उनके दुश्मन को दूसरे दुश्मन ने मार डाला, जबकि वे अपने महाद्वीप का नाम महिमामंडित कर रहे थे। ये किस तरह की कल्पना थी? वे इसे समझ नहीं पाए। कुछ क्षण बीतने से पहले किसी ने हैरानी से कहा, क्या हमें इस घटना का श्रेय भी प्रिंस डेविस को देना चाहिए? अधिकांश लोगों के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया, फिर वे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और चारों दिशाओं में अपने सिर हिलाने लगे, जैसे कि हाँ और नहीं कह रहे हों। उनमें से अधिकांश को लगा कि यह डेविस के मालिक ने ही किया है, न कि उसने। आखिरकार वे अभी भी मानते थे कि डेविस 5वें चरण के विशेषज्ञ को आत्मविनाश के लिए नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। चूंकि प्रिंस डेविस ही थे जिन्होंने इन सभी 200 युवा अभिजात वर्ग का शिकार किया था, इसलिए मुझे लगता है कि हमें लूट को 5 भागों में विभाजित करना चाहिए। एक हिस्सा लोरेट परिवार के लिए, जबकि अन्य 4 हिस्से हमारे 4 परिवारों के लिए, शर्ली ने अचानक कहा, जिससे युवाओं की आंखें असंतोष में चमक उठीं। आप ऐसा कहने वाले कौन हैं? हाँ, लोरेट परिवार ने कोई प्रतिभागी नहीं भेजा जबकि प्रिंस डेविस दूसरी तरफ चले गए। हाँ, हम अपनी मेहनत की कमाई उन्हें सिर्फ इसलिए क्यों दें क्योंकि आपने ऐसा कहा है। जब कैनेट क्लेमोर आगे बढ़े और मुस्कराते हुए बोले, तो युवाओं से असंतुष्ट आवाजें गूंज उठीं। राजकुमारी शर्ली, सिर्फ इसलिए कि आप उनके अच्छे पक्ष में जाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई का बलिदान दें। शर्ली का चेहरा बदल गया जबकि अन्य युवक भी इस बात से सहमत थे और वे गुस्से से चिल्ला रहे थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं वे अपनी स्पेस रिंग न खो दें। ठीक है, इस महिला का स्पष्ट रूप से प्रिंस डेविस के साथ रिश्ता है। हाँ, गुप्त प्रवेश द्वार में उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से संदिग्ध थीं। वह अकेली थी जो हमसे आगे थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने प्रिंस डेविस के साथ सोया हो? मजाक करने वाले वाक्यों के साथ दबी आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे एस्टन परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भाव बदल गए। किसने कहा? सम्राट एस्टन चिल्लाया, उसकी आवाज में अतुलनीय क्रोध गूंज रहा था, जिससे उनके कुछ ही अब फट गए। उसने युवकों की ओर देखा, उसका चेहरा क्रोध से कांप रहा था। उन आवाज़ों में कई अन्य आवाज़ें भी शामिल थीं, जिससे उसके लिए अपराधियों को ठीक से पहचानना मुश्किल हो गया। उसने शर्ली की ओर देखा, तो वह और भी कांप रही थी। वह देख सकता था कि उसने अपना सिर नीचे कर लिया था, जबकि उसके आंसू जमीन पर टपक रहे थे। सम्राट एस्टन, रुको! दूसरे सम्राट जल्दी से अपने युवा कुलीनों के सामने खड़े हो गए, जिससे सम्राट एस्टन का चेहरा बदसूरत हो गया। यदि आप मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। उसने औपचारिकताओं की परवाह किए बिना ठंडे स्वर में कहा। अचानक उसने महसूस किया कि उसके हाथों को एक कमजोर हाथ ने पकड़ लिया है। पिताजी, सब ठीक है। शर्ली अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ी। चाहे मेरा उससे कोई रिश्ता हो या न हो, मैं साबित कर सकती हूँ कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तुम लोग, तुम सब बेशर्म हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और धुंधली आंखें देखी जा सकती थीं, इससे पहले कि वह उन पर नजर डाले। आप सभी ने जो लूट हासिल की है, वह सब राजकुमार डेविस के प्रयासों की बदौलत है। कितनी मेहनत से अर्जित की गई मेहनत, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इससे ज्यादा बेशर्म नहीं हो सकते हैं ना आप सब। तुम सभी की नन्ही नन्ही जिंदगियां उसने बचाई थीं। अन्यथा क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि हम में से कितने लोग यहाँ मर जाते? वह इसे अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सब इसलिए है क्योंकि वह चाहता था कि हमारा महाद्वीप समृद्ध हो। अगर आपको वह भी नहीं मिल सकता, तो आपको बस उसी जगह मर जाना चाहिए था। और हमें
क्या हमें कम से कम लूट का हिस्सा उसके परिवार के साथ बराबर बांटकर उसके अच्छे इरादे का बदला नहीं चुकाना चाहिए? क्या हमें कम से कम अपना आभार नहीं दिखाना चाहिए? शर्ली ने अपने हाथों को एक साथ रखते हुए बताया और तथ्य के तौर पर पूछा। उसका भाषण सुनकर हर कोई एक पल के लिए अवाक रह गया। युवाओं के दिल में कुछ महसूस हुआ, लेकिन वे मुफ्त में मिली लूट से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए वे जानबूझकर चुप रहे। अध्याय 164 धन साझा करना। क्रिस्टो एश्टन, जो उसके बगल में था, ने उसे देखा और अपनी आंखें घुमाईं। फिर उसने आह भरी और अपने स्थानिक रिंग से एक टेबल निकालते हुए आगे बढ़ा। यहाँ वो सारी मुफ्त लूट है जो मैंने प्रिंस डेविस द्वारा मारे गए शवों को लूटकर हासिल की थी, उसने शांतिपूर्वक और उदासीनता से कहा जब उसने उन युवकों को देखा, जबकि उसने 32 स्थानिक रिंग निकाली और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे टेबल पर रख दिया। स्थानिक रिंग की संख्या को देखते हुए कई आंखें लालच से चमक उठी, जब अचानक एक आभा एक गंभीर आवाज के साथ भड़क उठी, लूट को नीचे रख दो या मैं उन लोगों के सिर ले लूंगा जिन्होंने मेरी बेटी का अपमान किया। सम्राट एश्टन, यह उचित नहीं है। सम्राट रॉस ने हल्के से भौहें सिकुड़ीं। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। आप चुन सकते हैं कि लूट को रखना है या नहीं। सम्राट एश्टन ने उदासीनता से उत्तर दिया, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं देखने की जहमत उठाई। बच्चों, जाओ और जो लूटा है उसे उस मेज पर रख दो। सम्राट रूथ ने आह भरी और निर्देश दिया, जिससे रूथ परिवार के युवा असंतुष्ट होकर आहें भरने लगे। लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी बात मान ली और एक एक करके अपनी लूट का सामान रखने के लिए आगे बढ़ गए। तुम सब क्या देख रहे हो? जाओ और अपना सामान भी रख दो, सम्राट क्लेमोर ने ठंडे स्वर में कहा। उसे ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं था। शर्ली का भाषण सुनने के बाद उसे लगा कि वह डेविस का किसी कारण से ऋणी है जो उसे स्पष्ट रूप से पसंद नहीं था, जिसके कारण वह इस मामले पर बहस नहीं कर पाया। तुम सब उसकी बात क्यों सुन रहे हो? सम्राट रॉस ने असमंजस में चिल्लाया। ये बूढ़े लोग अचानक से धर्मी और कृतज्ञ क्यों हो गए? वह समझ नहीं पाया, न ही वह समझना चाहता था, क्योंकि उसका लालच उन सभी स्थानिक छल्लों को प्राप्त करने से प्रेरित था जिन्हें संभवतः विभिन्न तरीकों से अगले 100 वर्षों में ही अर्जित किया जा सकता था। वह निश्चित रूप से किसी बेवकूफाना कारण जैसे कि आभारी होने के कारण इसे छोड़ना नहीं चाहता था। भौंकना मत, बस लूट का माल दे दो या तुम हमें इसे सौंपने के लिए मजबूर कर दोगे, सम्राट एश्टन ने सम्राट रॉस को देखते हुए कहा। ये सुनकर सम्राट रॉस ने अन्य सम्राटों की प्रतिक्रिया को देखा और अपने हाथ फैलाते हुए अपने दांत पीस लिए। ठीक है, आप अभी भी इंतजार क्यों कर रहे हैं? जाओ, लूट का माल रख दो। वह जानता था कि अगर वह नहीं मानता तो वे तीनों उससे जबरदस्ती इसे ले सकते थे, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सदस्यों की हानि हो सकती थी, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। विशेषज्ञ, जो दर्शक थे, उन 200 स्थानिक छल्लों को देखते हुए लालच से भर गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उनके शरीर में उन 4 परिवारों के कारण छेद हो जाएंगे। युवा केवल इन 4 परिवारों के थे, क्योंकि ट्विटर और रेवन एम्पायर के युवा जो शीर्ष 200 में रखे गए थे, ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट मीट के बाद मारे गए थे। चारों परिवारों ने एक निर्णय लिया और अपने अपने युवाओं को इस लाइनअप में रखा, गुप्त प्रवेश द्वार का पता लगाने के लिए खाली स्लॉट को भर दिया। प्रत्येक परिवार के लिए अज्ञात सामग्री के 40 स्थानिक छल्ले। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए, है न? सम्राट एश्टन ने धीरे से कहा और उनकी ओर देखते हुए कहा। चारों सम्राटों ने सत्यापित किया कि उन सभी स्थानिक छल्लों को सील कर दिया गया था, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो एकांत साधक थे, वे भी गवाह के रूप में उन स्थानिक छल्लों को सत्यापित करने आए थे। उन सभी सम्राटों ने सिर हिलाया और बेतरतीब ढंग से 40-40 ले लिए, जिससे केवल 40 स्थानिक छल्ले मेज पर रह गए, जिससे उन्हें अचानक एक मामले के बारे में संकोच होने लगा। इन्हें लोरेट साम्राज्य में कौन ले जाएगा? कौन भरोसेमंद है? किसी ने कहा, जिससे भीड़ चर्चा से गुलजार हो गई। वे अपनी खुद की कुटिल योजनाएं बनाने लगे थे कि अचानक एक आवाज़ गूंजी। चूंकि मैंने ही यह विचार दिया था, मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगी कि इसे पहुंचाया जाए, शर्ली ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। सम्राट एश्टन ने अपनी बेटी को चौंक कर देखा और सोचा, ये घमंडी लड़की अभी भी हार नहीं मानती। उस बदमाश ने उसे ऐसा कैसे बना दिया? वह वास्तव में अचंभित था। वह बहादुरी से बाहर निकली और अपने हाथ से उन 40 स्थानिक छल्लों को गायब कर दिया। मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है, उसने शांति से पूछा, जिससे उनके भाव बदल गए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी करने का मौका खो दिया है। कोई आवाज़ नहीं गूंजी, जिससे सम्राट एश्टन ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह पूरे समय उन पर नज़र रखे हुए था जबकि शर्ली ने स्थानिक अंगूठियां लीं। चूंकि आपकी सारी लूट हमारे पास सुरक्षित है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको निशाना बनाएगा। अब वापस जाओ और विकृत स्थान बंद होने से पहले दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार की तलाश करो। सम्राट रूथ ने उनके जवाबों की परवाह किए बिना चिल्लाया। वह दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार को खोजना चाहता था ताकि वह जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी की सुरक्षा की पुष्टि कर सके।
बाहरी लोगों को अपने 5वें चरण के विशेषज्ञों को तोप के चारे की तरह मौत के घाट उतारते हुए देखकर वह वास्तव में असुरक्षित महसूस कर रहा था। अन्य सभी युवा अनिच्छा से चले गए जबकि शर्ली रुकी रही क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारा धन था। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद पिता व्यक्तिगत रूप से लोरेट साम्राज्य में आपके साथ जाएंगे, सम्राट एश्टन ने धीरे से कहा। शर्ली ने थोड़ा सिर हिलाया और स्वीकार किया, हम। उसने आह भरी, यह नहीं जानते हुए कि उसकी दुर्दशा के बारे में क्या सोचना चाहिए। लेकिन एक पिता के रूप में वह कम से कम जो कुछ भी वह करना चाहती थी उसके लिए उसका समर्थन करना चाहता था, जो कुछ भी उसे लगता था कि उसके कार्यों में सही है, ताकि वह ठीक हो सके और आगे बढ़ सके। इसके बाद भीड़ ने विकृत अंतरिक्ष सुरंग के बंद होने तक इंतजार किया, लेकिन इससे उन्हें निराशा हुई क्योंकि दूसरी तरफ से कोई नया दुश्मन नहीं आया, जिससे वे काफ़ी भ्रमित हो गए। इस क्षेत्र का खुलना उनके लिए काफ़ी उत्सुक अनुभव था, जिससे वे एक निश्चित व्यक्ति के बारे में सोचते हुए अपना सिर हिलाते थे। और स्वाभाविक रूप से युवा गुप्त प्रवेश द्वार बंद होने से पहले वापस लौट आए, फिर भी दूसरी तरफ का रास्ता नहीं खोज पाए। इस पर वे केवल फिर से आह भर सकते थे क्योंकि उन्होंने हजारों वर्षों से ऐसा किया था। अध्याय 165 सावधानी। बेजान शरीर सतह पर पड़े थे, जिससे जमीन खून से लाल हो गई थी और इलाके में कच्ची बदबू फैल रही थी। इन जैसे कचरे को हमारे गठबंधन में शामिल होने का लाभ मिलना चाहिए। वे निश्चित रूप से सपने देखना जानते हैं, तेज तर्रार आउटर हॉल एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा। जब उसने अपने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया तो उसने व्यक्तिगत रूप से और क्रूरता से इन 5वें चरण के विशेषज्ञों को मार डाला, जिसके बाद उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। संसाधनों की कितनी बर्बादी! कम से कम वे हमारे गुस्से को शांत करने के लिए उपयोगी थे। एक अन्य 6ठे चरण के विशेषज्ञ ने क्रूरता से हंसते हुए उपहास किया। उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह एल्स्ट्रेम परिवार का हो। निर्दयी और अनुचित। क्लेयर के इस दावे के बावजूद कि यह कितना सुंदर है, यहाँ दुनिया इसी तरह काम करती है। ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट की तुलना में, जो आम सहमति तक पहुंचकर आंशिक रूप से स्थिर हो गया है, ये दुनिया अभी भी वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसे कोई भी अपने लिए नहीं ले पाया था। यहाँ बहुत सी शीर्ष शक्तियाँ थीं जो यहाँ के कृषकों को अपनी शक्ति और धन को बढ़ाने के लिए योजना बनाने और लूटने के लिए प्रोत्साहित करती थीं, यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना पर भी। यहाँ प्रतिष्ठा एक नशे की तरह थी। वे इसके नशे में इतने डूब जाते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने परिवार को भी बलिदान कर देते हैं। चेहरा। लोग अपने स्वामियों की पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं, बस इसलिए कि उन्हें बाद में उनके जीवन में त्याग न दिया जाए। वे अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कुत्तों से बेहतर अपनी दुम हिलाते हैं और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने में संकोच नहीं करते। यह एक कुत्ते की दुनिया थी। लोग भरोसा करने से डरते थे, एक दूसरे से सावधान रहते थे, हर चीज़ से सावधान रहते थे, अपने वरिष्ठों की चापलूसी करते थे और अपने स्वीकृत बराबर के लोगों के साथ यथास्थिति बनाए रखते थे। ये ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में भी काफ़ी हद तक सच था, लेकिन यह इस दुनिया की तरह व्यापक नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे 10 रक्षक हमारे कुछ दुश्मनों को मारने में कामयाब रहे। अगर आप उनकी शक्ति पर विचार करें तो वे अपने स्तर पर काफ़ी मजबूत हैं। आउटर हॉल एल्डर ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए कहा। उन 10 गार्डों को साफ पता था कि जब हम त्रिपक्षीय गठबंधन में वापस आएंगे तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, भले ही यह उनकी गलती न हो। इसलिए उन्होंने चतुराई से योजना बनाई और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे खुद को बलिदान करने जा रहे हैं, केवल बाद में वापस लौटने और उच्च अधिकारियों को ये बताने के लिए कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो प्रवेश द्वार देखें, तब सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक नीली पोशाक वाली महिला ने ऐसे बात की जैसे कि वह सब कुछ जानती हो। जब उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने होठों को मोड़ा तो वह मासूम लग रही थी। अन्य 2 के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उन्होंने उसकी आकर्षक छवि को देखा। वे उसे पाना चाहते थे लेकिन जानते थे कि दिखावा काफ़ी भ्रामक था। यह इस महिला के मामले में विशेष रूप से स्पष्ट था, जो पुरुषों के साथ व्यवहार करने में अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। यह अफवाह थी कि वह पुरुषों से लड़ते समय निर्दयता से पेश आती थी, जैसे कि उन्हें एक पीढ़ी को चकनाचूर करने वाला झटका देना। हाँ, अगर बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ऐसा कहते हैं तो शायद ऐसा ही हो। उन दोनों ने सिर हिलाया और जवाब दिया। वे बिना किसी कारण के समान दर्जे के व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहते थे, खासकर तब जब उन्हें पता चला कि इस महिला को आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त है। अचानक विकृत स्थान टिमटिमाया, जिससे उनकी आंखें सिकुड़ गईं। मेरी मदद करो! खून से लथपथ एक दयनीय सिलहूट उनके पास भयभीत चेहरे के साथ दौड़ा। उनके चेहरे बदल गए और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? वे उसे 185वें चरण के विशेषज्ञों में से एक के रूप में पहचान सकते थे जिन्हें उन्होंने पहली लहर में भेजा था। बुरी तरह से घायल व्यक्ति थोड़ा खुश हुआ जब उसके पीछे विकृत स्थान फिर से टिमटिमाया। एक आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी क्योंकि आकृति के चारों ओर की ऊर्जा अस्थिर हो गई थी। अच्छा नहीं है,
इस तरह की भावना उन तीनों बुजुर्गों के मन में उभरी, जिससे वे अवचेतन रूप से पीछे हट गए। तारांकन धमाका। तारांकन। जो व्यक्ति बाहर भागा वह सैकड़ों खूनी टुकड़ों में फट गया, क्योंकि विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को समतल कर दिया, लेकिन स्थानिक सुरंग पर कोई निशान नहीं छोड़ा। तीनों बुजुर्गों की आंखों में पूरी तरह से भ्रम की चमक थी। उन दोनों ने महिला की ओर देखा और अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ पूछा, जैसा कि आपने कहा, एक गार्ड वास्तव में दिखाई दिया था, लेकिन उसने खुद को क्यों नष्ट कर लिया? महिला के चेहरे पर भी उलझन साफ झलक रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा? वे तीनों स्पष्ट रूप से भ्रमित थे और वे एक दूसरे के चेहरे को देख सकते थे, जिससे इस घटना के बारे में उनका संदेह और बढ़ गया। फिर तीनों ने चुपके से एक दूसरे को संदिग्ध दृष्टि से देखा। वे नहीं बता पाए कि इस तमाशे की साजिश किसने रची, लेकिन वे ऐसा करने के पीछे की मंशा को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। क्या ये हो सकता है कि पहरेदार पागल हो गए हों और उन दुश्मनों पर खुद को नष्ट करने के बजाय बदला लेने के लिए हम पर खुद को नष्ट करने का फैसला किया हो? वे ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि वे साजिशकर्ता के मकसद को नहीं समझ पाए। तीनों चुप हो गए, सावधानी से इधर उधर देखते हुए एक दूसरे को परखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल और भी खराब होता जा रहा था। चलो, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं, नीली पोशाक वाली महिला ने उनके चारों ओर जमा हो रही दुश्मनी को दूर करते हुए कहा। चलो ऐसा करते हैं, अन्य दो बुजुर्गों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि वे तीनों त्रिपक्षीय गठबंधन के सदस्य थे, लेकिन वे अलग अलग समूहों के थे। इसलिए जब तक किसी को उनके अपराधों के लिए दोषी नहीं पाया जाता, तब तक मौत तक की लड़ाई काफ़ी आम थी। फिर भी एक दूसरे को सावधानी से देखते हुए उन्होंने जेड पत्थर के माध्यम से अपने अपने वरिष्ठों को संदेश भेजा और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा की। उन्होंने कुछ समय बाद जेड पत्थर के साथ छेड़छाड़ की और कुछ मिनट बाद उससे कुछ शब्द बोले। उन्होंने एक दूसरे को देखा, थोड़ा घबराए हुए। क्या आप लोगों को मुख्यालय बुलाया गया है? अन्य दो ने धीरे से अपना सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि उन्हें भी वही निर्देश मिले हैं। ठीक है, चलो बस उम्मीद करते हैं कि वे हमें हल्की सजा देकर जाने देंगे। नीले कपड़े वाली महिला मुस्कुराई। अन्य दो ने शाप दिया क्योंकि उन्हें पता था कि उसे एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग का अनुग्रह प्राप्त है। अध्याय 166 पलायन। पहाड़ी क्षेत्र से 1000 किलोमीटर दूर, जहां ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट का अंतरिक्ष पोर्टल स्थित था। बंजर भूमि में जहां कोई वनस्पति नहीं थी, रेतीले मैदानों के चारों ओर बिखरे पानी की कुछ बूंदें ही दिखाई दे रही थीं। क्या हाल ही में बारिश हुई है? अचानक कहीं से एक आकृति प्रकट हुई, जबकि सूर्य की गर्म किरणें धरती पर चिलचिलाती गर्मी बरसा रही थीं। जो सिलहूट अचानक दिखाई दिया, वह ऐसा लग रहा था मानो यह कोई भ्रम हो जो किसी की आंखों पर छल कर रहा हो। 5 फीट 1 इंच लंबा ये काले रंग का लबादा पहने हुए डेविस था, जो अपने ऊपर मौजूद छठे चरण के विशेषज्ञों का ध्यान भटकाते हुए भागने में सफल रहा। भले ही उसे उनकी नाक के नीचे से भागने का आत्मविश्वास था, लेकिन वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसकी योजना काम करेगी या नहीं, न ही उसे परिणाम जानने में कोई दिलचस्पी थी। उसे बस उनका ध्यान भटकाने की ज़रूरत थी और उसके लिए यही काफ़ी था। उसने ऊपर देखा और बादलों से घिरे आसमान को देखा जो सूरज की किरणों को भी नहीं रोक पा रहा था, मानो वे बहुत पतली हों। वह हंसा और आगे बढ़ता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी जा सकती थी क्योंकि उसने अपनी बाहें फैलाई हुई थीं। आह, यह आज़ादी का एहसास है। उसे पल भर में लगा कि वह बोझ से मुक्त हो गया है, एक आज़ाद पक्षी की तरह बेफिक्र। लेकिन तुरंत ही उसने उस विचार पर अपनी आंखें घुमाईं। उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। आज़ादी के क्षणभंगुर एहसास पर उसका चेहरा असंतोष में सिकुड़ गया। आज़ादी यह एक भ्रम है, वास्तव में स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है जब तक कि आप हमेशा अकेले न हो, किसी के दिमाग में मौजूद न हो। उसने एक दार्शनिक बूढ़े व्यक्ति की तरह बड़बड़ाया जो अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच गया था। वह अचानक रुक गया और अपने सिर को हिलाते हुए उन पहाड़ों की ओर देखा जहां से वह आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर आने के बाद इतना अकेला महसूस करूंगा। मैं उनसे अत्यधिक जुड़ा हुआ हूँ। उसका दिल विशेष रूप से एवलिन की आवश्यकता की भावना से भरा हुआ था। वह चलते हुए पीछे मुड़ा और इस बार उसकी आंखों में मजबूत होने का एक नया संकल्प था। 2 दिन बीत गए। डेविस मूल रूप से पुष्टि कर सकता था कि वह उनकी पहचान सीमा से बाहर निकल गया था क्योंकि वह अपनी सिल्वर स्टेज कल्टीवेशन के साथ 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुका था। लेकिन जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, यह अभी भी पहाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र था जो उसकी आंखों में भरा हुआ था। धिक्कार है, मुझे इस जगह पर आने से पहले रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था। डेविस ने अपनी आवाज़ को छिपाने की जहमत नहीं उठाते हुए चिल्लाया। वह थका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें थोड़ी धंसी हुई थीं। अगर वह ऊंची उड़ान भर सकता तो वह देख सकता था कि इस जगह से जल्दी निकलने का कौन सा रास्ता है। डेविस ने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह किसी ऐसे अस्तित्व से फंस सकता है जिससे वह निपट नहीं सकता। न ही वह अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके इसे जांचना चाहता था क्योंकि वह एक खुले क्षेत्र में था। लेकिन इस समय यह समस्या नहीं थी।
उसने 30 किलोमीटर ऊपर आसमान की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। क्रूर गिद्धों का एक विशाल झुंड एक दिन से अधिक समय तक उसके ऊपर से उड़ता रहा, जिससे उसे बहुत तेज सिर दर्द हुआ और वह इस दुविधा में पड़ गया। उसकी नज़र एक खास गिद्ध पर गई। यह एक विशाल क्रूर गिद्ध था जिसके पंख 25 मीटर लंबे थे और इसकी नुकीली कांटेदार चोंच, एक छोर पर हुक लगी हुई और पीठ पर भूरे सफ़ेद पंख लगे हुए थे, जो भयानक लग रहा था। ये प्राणी विशेष रूप से एक दिन से अधिक समय तक उसके सिर दर्द का कारण था। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? डेविस ने फिर चिल्लाया। उसने डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ये कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यह बस पीछा करता रहा और अपनी पूंछ नहीं खोई। एक नश्वर रैंक प्रजाति ग्रैंड बीस्ट स्टेज जादुई जानवर, एक 5वां स्टेज जादुई जानवर। ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जिससे वह पूरे समय इसकी उपस्थिति के प्रति सतर्क रहा। यह उसके पास नहीं आया, लेकिन अपनी बुद्धिमान आंखों से काफी करीब से निगरानी करता रहा, जैसे कि पूरे दिन किसी अंधे स्थान की तलाश में हो। यह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि डेविस अपनी आत्मा का उपयोग करके उसे हल्का दबाव दे रहा था। यह विधि कारगर रही क्योंकि जादुई जानवरों की आत्माएं सामान्यतः कमजोर होती हैं। जब तक जादुई जानवर एक ऐसा अस्तित्व न हो जिसकी आत्मा संरचना बहुत मजबूत हो या आत्मा प्रकार की जाति से न हो, तब तक उसके पास शक्तिशाली आत्मा नहीं होगी। यह पागलपन है, डेविस ने दांत पीसते हुए कहा। अगर यह नीचे आ जाता तो उसके पास इसके साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सम्राट ट्रिटर और सम्राट रैवन की आत्मा साधना कमजोर थी, इसलिए वह अन्य 2 साधना प्रणालियों में उनकी 5वीं अवस्था की साधना के बावजूद उन्हें मारने में सक्षम था। लेकिन यह एक जादुई जानवर था, और भले ही 5वीं अवस्था के जादुई जानवर की आत्मा कमजोर हो, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी 5वीं अवस्था की थी, जिसने इस मामले में डेविस के डेथ नोट को बेकार कर दिया। अपनी डेथ गॉड आंखों का उपयोग करके वह इसका नाम नहीं देख पाया, इसलिए वह बता सकता था कि यह कम से कम एक उच्च स्तरीय ग्रैंड बीस्ट स्टेज जादुई जानवर था। कम से कम यह कोई अर्थ ग्रेट जादुई जानवर नहीं है, अन्यथा मैं अभी कमोबेश मर चुका होता, डेविस ने खुद को सांत्वना देते हुए कहा। वह मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी उपस्थिति और नज़र ने उसे इतना दबाव दिया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, जिससे वह थोड़ा भी आराम नहीं कर पाया। वह सचमुच महसूस कर सकता था कि मौत उसके ऊपर मंडरा रही है, लालच से उसके मांस और हड्डियों को खाने के लिए इंतजार कर रही है। उसकी मां ने उसे जादुई जानवरों की प्रजाति रैंक में अंतर के बारे में बताया था। जहां तक उसकी मां को पता था, प्रजाति रैंक के 5 प्रकार थे और प्रजाति रैंक का अंतर उच्च रैंक वाली प्रजाति के निचले रैंक वाली प्रजाति के खिलाफ जीतने की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता था। इस मुश्किल से बाहर निकलकर उसे खुशी हुई कि यह गिद्ध सिर्फ एक नश्वर रैंक वाली प्रजाति थी, ठीक वैसे ही जैसे ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में मौजूद जादुई जानवर। अचानक उसने महसूस किया कि उस पर दबाव डालने वाली नज़र गायब हो गई, जिससे उसे जल्दी से उस पर नज़र डालने का संकेत मिला। क्रूर गिद्ध ने एक निश्चित दिशा में नज़र डालने के बाद धीमी आवाज़ में चिल्लाया। फिर उसने उसकी ओर देखा, जिससे उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। यह आ रहा है, डेविस ने तुरंत सोचा। अध्याय 167 खतरा। यह आ रहा है, डेविस ने तुरंत सोचा और 1 सेकंड भी इंतजार किए बिना वह उस दिशा में भाग गया जहां भी उसने देखा। उसे नहीं पता था कि उस दिशा में क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि यह उसके उत्साही पीछा करने वाले को बेचैन कर देगा और उस पर हमला कर देगा। डेविस ने अपने दांत पीस लिए और अविश्वसनीय गति से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने पीछे की ओर देखा तो पाया कि वह कई अन्य गिद्धों के साथ एक समूह में उस पर गिर पड़ा था। अरे, एक समूह में शिकार कर रहे हो। उसने अपनी आत्मा की भावना को उस दिशा में बढ़ाया जिस दिशा में वह भाग रहा था, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि लोगों का एक समूह उसकी ओर आ रहा है। 100 किलोमीटर। डेविस का डेव बदल गया। अपनी वर्तमान गति से भी उसे उस दूरी तक पहुंचने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। उसके चेहरे पर अभूतपूर्व गंभीरता झलक उठी जब उसने दौड़ना बंद कर दिया और गिद्ध की ओर देखने लगा, जो अपनी जगह पर खड़ा था। उसने एक काला भाला बुलाया जिसके सिरे पर बैंगनी रंग की चमक थी। भाले के ब्लेड पर बिजली चमकी, चटकने लगी और गरजने लगी जब उसने भाले पर अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि उसकी भुजाओं से शाफ्ट के चारों ओर एक चांदी जैसी आभा फैल गई। तानाशाह आभा प्रवर्धन का उपयोग करने पर उसने बड़बड़ाया, बेवकूफ़ परिवर्तन। उसके शरीर के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई, क्योंकि उसके चारों ओर एक चांदी जैसी आभा शक्तिशाली वीरता से चमक रही थी। गिद्ध पहले से ही उससे 5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे, कुछ ही क्षणों में उसे घेरने और उसका चूरा बनाने के लिए तैयार थे। आकाशीय सुई महासागर, उसने फिर से बड़बड़ाया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसके सिर के ऊपर एक शुद्ध पतली रेखा की घूमती धाराएं जो बेकार लग रही थीं। अनावश्यकता की शुद्ध रोशनी उन गिद्धों की ओर बढ़ी जो ग्रैंड बीस्ट स्टेज के नीचे थे। पक्षियों की चीखें दयनीय रूप से गूंज उठीं, क्योंकि गिद्धों की विशाल केतली की आत्मा अनावश्यकता से बुरी तरह से छिद गई थी।
क्रूर गिद्ध ने गुस्से से दहाड़ लगाए, आसानी से प्रभाव तकनीक के क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया और खून से लथपथ आंखों के साथ डेविस की ओर बढ़ गया। डेविस ने क्रूर गिद्ध की ओर एक बड़ा झटका मारा। उसके भाले और उसके पंजे आपस में टकराए और धातु की ध्वनि निकली, जबकि वह बल से जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसके शरीर पर बहुत अधिक चोट लगी थी, जबकि भाला उसके हाथ से निकल गया था, जिसके कारण उसकी बांह की मांसपेशियां फट गई थीं। तारानकन धमाका। तारानकन। जब वह धूल में धंसा हुआ जमीन पर गिरा तो क्रूर गिद्ध गुस्से में दहाड़ने लगा। डेविस ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। अपने क्रोध से अंधा होकर उसने फिर से अपने पंजे फैलाए और नीचे गिर गया। डेविस अपनी आत्मा की भावना से उसे अपनी ओर आते हुए देख सकता था। उसने जल्दी से एक पवित्र भेदी भाला बनाया और उस पर फेंका, जब वह धूल से कुछ मीटर दूर था। भाला आगे की ओर बढ़ा, लेकिन विस्तारित पंजों ने उसे रोक दिया, जिससे वह बिखर गया। पवित्र आत्मा ढाल। जैसे ही वह उसके तीखे पंजों से बचने के लिए बगल की ओर कूदा, उसके चारों ओर एक अवरोध बन गया। पवित्र भेदी लांस ने उसके आधे वेग को नष्ट कर दिया, जिससे वह सही समय पर उससे बच निकलने में सफल हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई जब एक विशाल पंख उसके पीछे आया और उसे उड़ा दिया, जिससे उसका अवरोध टूट गया। डेविस ने उड़ते हुए मुंह में खून थूका। उसकी आत्मा की शक्ति 2 दिनों की सतर्कता से समाप्त हो गई थी। उसके बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी, जो अभी भी रसातल में नहीं गई थी। अल्पविराम। निकट दूरी पर डेविस ने अपनी आत्मा की समझ से जिन कुछ लोगों को देखा, वे विभिन्न वस्त्र और कवच पहने हुए थे। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर भागे, जो अच्छी नस्ल के शक्तिशाली घोड़ों की तरह लग रहे थे। समूह का नेतृत्व करने वाली एक महिला थी, जो सुंदर दिख रही थी और सटीक क्षेत्रों में उचित रूप से सुडौल थी। उसकी आंखें तीखी दिख रही थीं, जबकि नीचे घूंघट से ढका हुआ था, जिससे उसकी विशेषताएं अज्ञात थीं। उसके मखमली रंग के बाल शालीनता से नाच रहे थे, जिससे वह आकर्षक दिख रही थी। उसने एक काले रंग का रेशमी लबादा पहना था, जो अजनबियों के नजरिए से देखने पर उसकी तीक्ष्णता और रहस्यमयता को दोगुना बढ़ा देता था। बड़ी बहन, हमारे लक्ष्य ने हमें देख लिया है और ऐसा लगता है कि वह एक बच्चे का पीछा कर रहा है। उसके बगल में खड़े एक आदमी ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ टिप्पणी की। जल्दी करो, हमें उसे मारना होगा, इससे पहले कि वह उस बच्चे को खा जाए। महिला चिल्लाई, उसकी आवाज में चिंता का भाव था। उसने देखा कि क्रूर गिद्धों की केतली उसे खाने की कोशिश में उस पर गिर रही है। अच्छा नहीं। वह उछली और बेचैनी से अपनी आंखें सिकुड़ते हुए हवा में सरक गई। उसके पैरों के नीचे हवा का एक धुंधला रास्ता बन गया, जिससे वह जल्दी से दूर चली गई। चिंता की चीखें गूंज उठीं जब सभी ने अपनी बड़ी बहन को वापस आने के लिए चिल्लाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उनके पास जल्दी से उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे गिद्ध रहस्यमय तरीके से हमला किए गए मक्खियों की तरह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े थे। वे सभी चौंक गए। बड़ी बहन, रुक जाओ, उस बच्चे में कुछ अजीब है। महिला रुक गई और एक पल के लिए झिझकी। उसने गिद्ध को देखा जो पागल हो गया था और उस बच्चे को जो उसके पंजों के नीचे मरने वाला था। उसने अपने दांत पीस लिए और लड़के की ओर दौड़ी। यह उसे मारने का हमारा मौका है। जब तक वह पास पहुंची, तब तक पागल क्रूर गिद्ध ने लड़के को उड़ा दिया था। महिला ने अपनी उंगली को झटका और एक सूक्ष्म उंगली की हरकत की, जिससे उड़ता हुआ डेविस प्रभाव से धीमा हो गया। डेविस थोड़ा शांत हो गया, ये देखकर कि ये अज्ञात लोग उसे बचाने जा रहे थे। उसने बचाव के लिए अवरोध का इस्तेमाल किया और साथ ही पंखों के हमले से होने वाले प्रभाव का इस्तेमाल करके खुद को लगभग 5 किलोमीटर दूर उड़ा दिया। उनके आने पर, खासकर घूंघट वाली महिला जो तेजी से उसकी ओर दौड़ी, उसकी योजना सफल हो गई। निराकार हवा के सहारे उसने जमीन पर कदम रखा और उसने खून का एक और कौर थूका, जबकि उसने महसूस किया कि उसका दिमाग आत्मा अवरोध के टूटने के कारण थोड़ा उलझन में था। हालांकि यह ज्यादातर 2 दिनों से अधिक समय तक अपनी आत्मा का लगातार उपयोग करने की थकावट से आया था। अध्याय 168 बचाया गया। डेविस की आंखों में एक हल्की सी चमक थी जब वह अपने बगल में देख रहा था। एक महिला उसकी दृष्टि रेखा में आई और उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। 1 सेकंड बीतने से पहले उसने उसे एक संदिग्ध फिर भी चिंतित स्वर में कहते सुना, तुम ठीक लग रहे हो। उसने उसकी शांत और भ्रमित निगाहों को देखा और कम से कम यह महसूस किया कि दूसरे पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई बुरी भावना नहीं है। लेकिन ठीक एक कमजोर कथन था। उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रही थी और वह बस आराम करना चाहता था और अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा को धीरे धीरे ठीक करना चाहता था। ये क्रूर गिद्ध की शारीरिक शक्ति को अवरुद्ध करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग करने का परिणाम था। क्रूर गिद्ध जोर से चिल्लाया, जल्दी से डेविस के पास आया, भले ही उसने समूह को देखा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, जिससे वह शक्तिशाली समूह से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। महिला खड़ी हो गई और क्रूर गिद्ध की ओर इशारा किया, पवन ब्लेड।
उसके चारों ओर 10 आकारहीन तलवारें बन गईं, जिससे हवा में कंपन होने लगा क्योंकि वे ब्लेडों की तीव्रता से घूम रही थीं। जब उन 10 आकारहीन तलवारों ने अविश्वसनीय गति से उस पर हमला किया तो क्रूर गिद्ध की आदिम प्रवृत्ति जागृत हुई। लेकिन जब तक वह प्रतिक्रिया करता तब तक पूरी तरह से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब अचानक उसके शरीर के दाहिने हिस्से पर 5 आकारहीन तलवारों से हमला हुआ तो वह बच गया। तलवारें उसके बड़े शरीर को छेदती हुई निकल गईं, जबकि चोट से खून बह रहा था। वह रेतीली सतह पर लुढ़कते हुए दर्द से चीखने लगा। महिला ने कुछ हाथ के संकेत दिए और फिर से क्रूर गिद्ध की ओर इशारा किया, जिससे उन तलवारों ने दिशा बदल दी जो अपने लक्ष्य से चूक गई थीं। जब वह लुढ़कना समाप्त कर चुका था और आखिरकार स्थिर हुआ तो उसने आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे के पास 5 और तलवारें थीं। पुची, तारांकन, हवा की ऊर्जा वाली आकारहीन तलवारें उसकी आंखों में घुस गईं और मस्तिष्क में घुस गईं। खून की बहुत अधिक मात्रा उसके सिर से झरने की तरह बह रही थी और क्रूर गिद्ध मरते दम तक तड़पता रहा। इतना शक्तिशाली। डेविस ने उस महिला की ओर देखा जिसने बिना पसीना बहाए क्रूर गिद्ध को आसानी से मार डाला। यह एक ग्रैंड बीस्ट स्टेज मैजिकल बीस्ट था, लेकिन इसे इस महिला ने इतनी आसानी से मार डाला जो कम उम्र की लग रही थी। डेविस को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि वह इतने शक्तिशाली व्यक्ति से मिला था। उसे इस जगह पर इतनी किस्मत मिली। एक पल के लिए उसे लगा कि वह इस तरह के कथानक कवच के साथ किसी उपन्यास का नायक है। फिर उसने आह भरी क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसकी जान इतने कम समय में सचमुच खतरे में पड़ जाएगी, भले ही वह कटे हुए पर्वतीय क्षेत्रों से बचकर आया हो। संक्षेप में उसे समझ में आ गया कि उसने खुद को बहुत ज्यादा आंका था, लेकिन वह जानता था कि इस तरह की घटनाएं अपरिहार्य थीं और उसकी कोई गलती नहीं थी। आखिरकार उसने उस क्रूर गिद्ध को उकसाने या उस पर हमला करने के लिए नहीं गया था। वह व्यंग्यपूर्वक हंसा और सोचा, मेरे शरीर में मांस का एक टुकड़ा भी आपदा को आमंत्रित करता है। उसने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। वह एक जानवर से क्या उम्मीद कर सकता था? उसे जाने देना। इच्छाधारी सोच। डेविस ने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए खुद का मजाक उड़ाया। महिला ने अपने आदमियों को कुछ आदेश दिए और लड़के को निरीक्षण भरी निगाह से देखा। पुरुषों ने उसके आदेशों का पालन किया और उन गिद्धों की लाशों को संग्रहित करना शुरू कर दिया। डेविस खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उस दर्द को अनदेखा कर दिया जो उसकी आत्मा को जकड़ रहा था। अगर वह इससे ठीक से नहीं निपटता तो वे उसके दुश्मन बन सकते थे, लेकिन वह डरता नहीं था। ईमानदारी से, भले ही वे काफ़ी शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी आत्मा की साधना काफ़ी कमज़ोर थी। मृत्यु नोट रखने के बाद से उसकी आत्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि दूसरे पक्ष की आत्मा उससे अधिक शक्तिशाली है या नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, युवा मिस ने मुझे मौत के चंगुल से बचाया है। मैं, डेविस, युवा मिस का एहसानमंद हूँ। उसकी आवाज़ बचकानी ढंग से गूंजी जिससे महिला और कुछ पुरुषों ने अपनी आंखें तेजी से झपकाईं। डेविस स्पष्ट रूप से बोल सकता था, लेकिन उसने वर्तमान की तरह व्यवहार करने का फैसला किया। 5 फीट 1 इंच की ऊंचाई वाला 12 वर्षीय लड़का। उसने अपना नाम छिपाने के बारे में सोचा, लेकिन यहाँ कोई भी उसे किसी भी तरह से नहीं पहचान सकता था। जब उसने उनकी प्रतिक्रियाओं को देखा तो ऐसा लगा जैसे महिला और पुरुष आत्मा संचरण के माध्यम से संवाद कर रहे थे। वे मुझसे सावधान लग रहे हैं, डेविस ने सोचा। फिर उसे समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने मुझे क्यों बचाया? महिला ने आखिरकार अपना मुंह खोला, तुम कहाँ से आए हो? मैंने अपने मालिक के लिए 3 दिन और 3 रातें शोक मनाने के बाद पहाड़ों को छोड़ दिया है। डेविस ने झूठ बोलते हुए एक आंख भी नहीं झपकाए। उसने अपने अस्तित्वहीन मालिक को बेवजह मार डाला। उसकी आवाज़ बचकानी लेकिन गंभीर थी, जिससे कोई भी उसके शब्दों को गंभीरता से ले सकता था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बदकिस्मत हो जाऊंगा कि एक शक्तिशाली जादुई जानवर द्वारा निशाना बनाया जाऊंगा। महिला ने संदेह में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। काफी देर तक देखने के बाद उसने धीरे से आह भरी, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में एक मानव बच्चे हो। डेविस के पीछे कुछ प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए, जिससे वह धीरे से हंसने लगी। बिजली से जुड़े प्रश्न चिन्हों को देखकर अन्य लोग भी इस हास्यपूर्ण दृश्य पर हंसे। आश्चर्यजनक रूप से आप जानते हैं कि कैसे विनोदी होना है। अप्रत्याशित। महिला ने आगे कहा, देखिए, मैंने सोचा कि आप या तो एक बूढ़े राक्षस का वेश धारण किए हुए हैं या फिर स्काई ग्रेड जादुई जानवर के बच्चे हैं, या संभवतः किसी अज्ञात आत्मा जाति के बच्चे हैं। जब आप घायल थे तब मैंने आपकी साधना की जांच की और सत्यापित किया कि आप एक मानव बच्चे थे, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी क्योंकि आप अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी शक्तिशाली हैं। सिल्वर स्टेज, पीक एनर्जी कंडेंसेशन स्टेज, और मैं आपकी आत्मा को नहीं देख पा रही थी। निस्संदेह इसका मतलब है कि यह मेरी आत्मा से अधिक शक्तिशाली है। पीक लेवल यंग सोल स्टेज से अधिक शक्तिशाली है। महिला के पास कई सवाल थे जो वह पूछना चाहती थी, जैसे कि उसने रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले आत्मा को उस सीमा तक कैसे साधना की, लेकिन वह जानती थी कि यह असभ्य था और संभवतः स्थिति को और खराब कर सकता था। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और अपने हाथों को जोड़कर सम्मान लौटाया।
मेरा नाम सु हुआलिंग है और मैं क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरीज के 3 उप प्रमुखों में से एक हूँ। अध्याय 169 सु हुआलिंग। तो युवा मिस सु हुआलिंग है। अच्छा नाम है, डेविस ने बड़बड़ाया। वह किसी को चीनी नाम से मिलते जुलते नाम से देखकर काफी हैरान था, लेकिन क्या उनका मूल चीनी था? लोरेट परिवार की लाइब्रेरी में उसने ऐसे कई लोगों के बारे में पढ़ा था जिनके नाम इसी तरह के थे, लेकिन उसे कभी कोई देखने को नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि ये लोग खुद से कैसे अलग थे या उन्होंने खुद का नाम कैसे रखा। क्या डेथ नोट में जिस अस्तित्व का उल्लेख किया गया है, वह पृथ्वी पर विभिन्न नस्लीय समूहों की जातीयता स्थापित करने के लिए यहाँ से कुछ लोगों को लाया था? उसने सोचा, अभी भी यह समझने में सक्षम नहीं था कि अतीत में क्या हुआ था। फिर भी यह कोई चिंता की बात नहीं थी, इसलिए उसने बस विचार को दूर कर दिया और कहा, क्या मैं आपके समूह के साथ सुरक्षित स्थान पर जा सकता हूँ? ये स्थान शक्तिशाली जानवरों से भरा हुआ लगता है जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता। बदले में आप मेरे द्वारा मारे गए सभी गिद्धों को ले जा सकते हैं। सु हुआलिंग मुस्कुराए और बड़बड़ाई, युवा मिस युवा नहीं है। वह आगे आए और उसके सिर को धीरे से थपथपाया। चिंता मत करो, बड़ी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी। डेविस के माथे पर हल्की सी नस उभर आए, इससे पहले कि वह उसके हाथों को दूर धकेलता, जैसे कि वह गुस्से में हो। मुझे मत छुओ, मैं एक वयस्क हूँ और जानता हूँ कि खुद का ख्याल कैसे रखना है। हा हा हा, कितना प्यारा है। सु हुआलिंग ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह निस्संदेह एक बच्चा था। युवा मिस सु हुआलिंग, मुझे तंग मत करो। असंतोष में अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसने कहा। हा हा, तुम ही हो जो मुझे युवा मिस कहती हो। तुम्हें नैतिकता और शिष्टाचार किसने सिखाया? क्या ये तुम्हारा गुरु था? डेविस चुप हो गया और नीचे देखने लगा, जैसे कि वह नुकसान के लिए शोक मना रहा हो। सु हुआलिंग को एहसास हुआ कि उसने एक अप्रिय विषय को छुआ था। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। माफ करना, बस इतना है कि मैं 100 साल से ज्यादा की हूं और किसी ने मुझे पहले कभी यंग मिस नहीं कहा। आप जैसी शक्तिशाली महिला को पहले कभी यंग मिस नहीं कहा गया। क्यों? डेविस ने उत्सुकता से सच्चे चेहरे के साथ पूछा। वह इतनी उम्र के व्यक्ति को युवा देखकर काफी हैरान था, क्योंकि उसने सोचा, खेती वाकई चमत्कार करती है। सु हुआलिंग ने उसके हाव भाव को देखा और स्पष्ट रूप से अपने अतीत के बारे में बात करने की इच्छा हुई। उसने दूसरे पुरुषों के सामने अपनी सुरक्षा लगभग छोड़ दी थी, क्योंकि डेविस का चेहरा मासूम था। उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। ये बस एक अप्रिय अतीत है। अब ये किसी चिंता का विषय नहीं है। इसके अलावा मैं इस जीवन से काफी खुश हूँ। अपने जीवन के प्यार से विवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी तुम्हारी उम्र के हैं। डेविस आश्चर्यचकित था कि वह विवाहित थी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं था कि वह 100 साल से अधिक उम्र की थी। उसने आश्चर्य को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, मैं समझ गया। तो क्या हम आगे बढ़ें? सु हुआलिंग ने सिर हिलाया और घोड़ों पर सवार हो गए, जबकि डेविस एक आदमी के पीछे बैठ गया जिसने खुद को जैक कहा। अल्पविराम। घोड़े तेज थे और वे 5 दिनों में 15,000 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करके एक पठार पर पहुंचे जिसमें समतल रेतीले इलाके और खड़ी ढलानें थीं। 3 दिनों के दौरान डेविस क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरीज के सदस्यों से अधिक परिचित हो गया। उन्होंने समय समय पर उनके द्वारा की जाने वाली बेकार की बातचीत से बहुत सारी जानकारी हासिल की। जैसे उन्होंने उनकी तुलना इस क्षेत्र में व्यापक रूप से जाने जाने वाले कुलीन प्रतिभाशाली लोगों से की, और वे उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। आत्मा साधना में उनकी प्रतिभा को स्वीकार करने में मदद नहीं की। कुछ लोग व्यंग्यात्मक ढंग से बोलते थे और खुलेआम उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। इस पर डेविस केवल अपना सिर हिला सकता था। अगर वह अपने से बेहतर किसी को देखता तो उसे लगता कि उसे भी ईर्ष्या होगी। वैसे भी उसके पिछले जीवन में पहले से ही एक मिसाल थी। उसे उन बच्चों से ईर्ष्या होती थी जिनके पास प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला परिवार होता था, लेकिन अब उसके पास एक परिवार था, उसे उनसे अब ईर्ष्या नहीं होती थी। उसने इस क्षेत्र के नक्शे की एक प्रति प्राप्त की और ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि यह क्षेत्र 3,500 किलोमीटर लंबा था। नक्शा विस्तृत नहीं था, बल्कि उस पर केवल व्यापक रूप से ज्ञात स्थानों और संगठनों को चिन्हित किया गया था। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख शक्तियां थीं और वह उनमें से एक को जानता था, क्योंकि वह उसकी मां का परिवार था। इस क्षेत्र को उजाड़ महाद्वीप के रूप में जाना जाता था और 3 प्रमुख शक्तियां अल्स्ट्रेम परिवार, गिरती बर्फ संप्रदाय और टावरिंग क्लाउड हॉल थीं। 3 प्रमुख शक्तियां बाहरी ताकतें थीं। उन्होंने एक साथ मिलकर त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया और उजाड़ महाद्वीप पर विजय प्राप्त की। ये तीनों उच्च स्तरीय सम्राट ग्रेड शक्तियां थीं जिनके शीर्ष पर 9वें चरण के विशेषज्ञ थे। उनके अधीन विभिन्न मध्य स्तरीय सम्राट ग्रेड शक्तियां थीं जिनके शीर्ष पर 8वें चरण के विशेषज्ञ थे, और उनके अधीन राजा ग्रेड प्रभाव थे जिनके शीर्ष पर 7वें चरण के विशेषज्ञ थे। इसी तरह राजा ग्रेड प्रभावों के अधीन आकाश ग्रेड प्रभाव भी थे। लेकिन किसी ने भी पृथ्वी ग्रेड और नश्वर ग्रेड प्रभावों की परवाह नहीं की, क्योंकि वे महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमजोर थे।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि निम्न प्रभाव वाले लोग उच्च प्रभावों के अधीन नहीं होंगे, बल्कि इसके बजाय वे उनसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। डेविस को लगा कि यह स्वाभाविक और तार्किक है। उसे लगा कि जीवित रहने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, खुद को उच्च शक्ति के अधीन करना तो दूर की बात है। त्रिपक्षीय गठबंधन द्वारा उजाड़ महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने के बाद अधिकांश लोगों ने इसे त्रिपक्षीय गठबंधन क्षेत्र कहना शुरू कर दिया। इस स्थान पर 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा एक प्रतिबंध लगाया गया था, अर्थात इस स्थान पर मौजूद शक्तियों को 7वें चरण से आगे नहीं जाना चाहिए, और इस नियम का पालन करने और लोगों को समझाने के लिए 3 प्रमुख शक्तियों ने उत्तरी छोर पर एक मुख्यालय स्थापित किया और इसे नियंत्रित करने के लिए 7वें चरण के विशेषज्ञों को रखा। उसने पठार के नीचे देखा और एक विशाल शिविर देखा जो एक छोटे से शहर जैसा लग रहा था, जिसमें कई लोग विभिन्न प्रकार के कवच पहने हुए क्षेत्र में घूम रहे थे। जब उसने विशाल शिविर के चारों ओर विभिन्न सरणी संरचनाओं को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह देख सकता था कि उनमें से कुछ रक्षात्मक संरचनाएं थीं जिनका उपयोग उनके आधार की रक्षा के लिए किया गया था। हमारे क्लाउड स्प्रिंग भाड़े के मुख्यालय में आपका स्वागत है, डेविस, सू हुआलिंग ने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 170 क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरीज। डेविस का चेहरा अपने आसपास के नज़ारे को देखकर मुस्कुराया। इस बंजर रेगिस्तान में उन्होंने अपना नाम क्लाउड स्प्रिंग मर्सिनरीज क्यों रखा? उसे लगा कि नाम और जगह के बीच कोई संबंध नहीं है। फिर भी डेविस ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। वह अकेले यात्रा कर सकता था, लेकिन उसे इस क्षेत्र की पेचीदगियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसके पास और अधिक जानकारी हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये जानने के लिए उसने जाने से पहले थोड़े समय के लिए उनके साथ रहने का फैसला किया। वे ढलान से नीचे कूद गए और एक प्रवेश द्वार के पास पहुंचे जो एक छोटे से गेट जैसा दिख रहा था। उनके सामने कुछ लोग थे। वे मुस्कुराते हुए चेहरे पर देख रहे थे क्योंकि वे निकट दूरी पर आ रही आकृतियों को देख रहे थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर चिल्लाया, बड़ी बहन सू वापस आ गई है। गेट के अंदर मौजूद लोग अचानक चौंक गए और उनमें से कुछ चिल्लाहट सुनकर दौड़े चले आए। जब उन्होंने अपनी बड़ी बहन सू हुआलिंग का खुलेआम स्वागत किया तो जयकारे गूंज उठे। उनके मन में उनके लिए अविश्वसनीय सम्मान था क्योंकि इस गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र में कुछ लोगों को उन्होंने बचाया था जब उनके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। न केवल उन्होंने उन्हें बचाया बल्कि उन्हें रहने के लिए जगह भी दी। स्वाभाविक रूप से वे अपने दिल में आभारी थे। एक महिला भीड़ से आगे बढ़ी और सू हुआलिंग को घूरने लगी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसे कांपते हुए देखकर भीड़ चुप हो गई। हमने तुम्हारे पति का बदला ले लिया है, लिली, सू हुआलिंग ने कहा, जिससे बाहर निकली महिला फूट फूट कर रोने लगी। लगभग सभी ने अपने चेहरे पर आह भरते हुए उसे देखा। कुछ हफ्ते पहले उसके पति और कुछ अन्य भाड़े के सैनिक क्रूर गिद्ध के पंजों में मारे गए। उस समय वह उनके साथ थी, लेकिन उसके पति ने उसकी इच्छाशक्ति की रक्षा की और बच निकली। जब उसने अपने पति को जिंदा खाते हुए देखा तो उसका दिल टूट गया। उस भयानक दृश्य को देखने के बाद वह बेहोश हो गई और फिर उसे दूसरी टीम ने पाया जिसने उसे सुरक्षित रूप से सुरक्षित किया था। बाद में उसे पता चला कि वह क्यों जीवित थी और क्रूर गिद्ध ने उसे क्यों नहीं खाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे सू हुआलिंग ने बचाया था, जिसके पास उस क्रूर गिद्ध को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। लगभग सभी लोग इन दो लोकप्रिय प्रेमी पक्षियों को जानते थे क्योंकि वे मजाक करते थे कि वे कितने जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उसे रोते हुए देखकर उनके मुंह में बुरा स्वाद आ गया। कुछ पुरुषों को तो दया भी आई और वे अवचेतन रूप से उसकी रक्षा करना चाहते थे। कुछ लोग अचानक भीड़ के सामने आ गए, जिससे भीड़ अपने आप तितर बितर हो गई और उनकी आंखों में कुछ श्रद्धा चमक उठी। पति, दूसरी बहन, तीसरी बहन। सू हुआलिंग की आंखें अपने आप गर्म हो गईं क्योंकि वह घोड़े से उतरी और एक आदमी के गले लग गई। उस आदमी के पीछे 2 महिलाएं चल रही थीं, जिससे डेविस की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं और उसने सोचा, 3 बच्चे। उनके चेहरे कमोबेश सू हुआलिंग जैसे ही थे। हालांकि उनके फिगर अलग अलग थे और उनमें से हर एक का अपना आकर्षण था, जिससे कोई अनजाने में उनके बारे में कल्पना कर सकता था। डेविस कोई अपवाद नहीं था, फिर भी वह जल्दी से जल्दी सभी अशुद्ध विचारों को दूर करने में कामयाब रहा। फिर उसने व्यंग्यात्मक रूप से सोचा, मुझे अभी भी सुंदरियों से पूरी तरह से प्रतिरक्षित होने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना है। नेता डेनियूस, कृपया मुझे मार डालो, अपने पति की मौत पर आंसू बहाने वाली महिला ने अचानक कहा जब उसने उस आदमी को देखा, जिससे दूसरे लोग बहुत चौंक गए। डेविस ने महिला को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह कुछ हद तक उस दुख को महसूस कर सकता था जो वर्तमान में उसके दिल पर हावी था। आखिरकार वह उस समय एवलिन को खोने के बस एक बाल की दूरी पर था, लेकिन इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया। फिर उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। मैं अब और जीना नहीं चाहती, महिला ने फिर कहा, जिससे उस आदमी के मुंह से एक आह निकली जिसे लीडर डेनियूस कहा जाता था। उसने नीले रंग का भाड़े के सैनिक जैसा लबादा पहना हुआ था। उसका शरीर सुडौल था और उसके पेट और छाती के आकार के कारण वह अलग ही दिखाई देता था।
इस आदमी का नाम डेनियस था और वह क्लाउड स्प्रिंग भाड़े के सैनिकों का नेता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी, लेकिन अब ये करुणा और विलाप में बदल गई है। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी छाती तक पहुंच रहे थे, जो हवा में लहरा रही थी, और उसकी आंखों में थकान का भाव था। उस आदमी ने तलवार निकाली और महिला की ओर इशारा किया। पति, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सु हुआलिंग के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आ गया। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। डेन्यूइस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी पहली पत्नी सु हुआलिंग की ओर देखा। उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और अपना सिर हिलाया, तो उसे मना लो। सु हुआलिंग आशा से मुड़ी और फिर महिला के पास गई। लिली, मरने की कोई ज़रूरत नहीं है न? उसने कहा। लिली ने अपनी आंखें डेनियस पर केंद्रित कर रखी थीं। उसने धीरे से अपनी नज़र सु हुआलिंग की ओर घुमाई और पूछा, मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? सु हुआलिंग चौंक गई, फिर उसने जवाब दिया, तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। उसका जवाब सुनकर लिली के हाव भाव में ज़रा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उसने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे जीने का कारण मर जाए तो क्या तुम जिंदा रहोगी? फिर उसने नेता डेनियस की ओर एक छोटी सी नज़र डाली। उसका सवाल सुनकर डेनियस ने हल्के से भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसे रोका नहीं क्योंकि वह भी अपनी पहली पत्नी की ओर देख रहा था, उसका जवाब जानना चाहता था। सु हुआलिंग फिर से चौंक गई। वह कहना चाहती थी कि वह भी अपनी जान ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा करना वैसा ही होगा जैसे ये कहना कि लिली के मरने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसने जवाब दिया, अगर मेरे पति मर भी जाएं, तो भी मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। उसने कितनी चतुराई से जवाब दिया, ये सोचकर डेनियस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल गई और उसने अपना सिर हिलाया।